हेलो डियर दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में को मन लगा के कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी ग्रुप डी आदि का पेपर होने वाला है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का तो हो ही रहा है, तो उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो बिना देरी किए हुए चलो क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। कोयला एवं पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे है कि ऑप्शन नंबर ए है, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। सौर कुकर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माप मानक ताप दीप बल्बों के स्थान पर सीएफएल बल्ब का उपयोग नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, कोयला और जो पेट्रोलियम होता है ये हमारे लिए ईंधन का कार्य करता है और ये ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। हमें बहुत ज्यादा हीटनेस और ऊष्मा प्रदान करता है। तो एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम जो है ये अगर हम कम करेंगे तो इससे क्या होगा, कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण होगा। बाकी सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो इसका कोई मतलब नहीं है इससे, क्योंकि सौर कुकर तो सौर ऊर्जा से चलता है। तो इसमें कोयला और पेट्रोलियम का कोई विशेष मतलब नहीं है। जैसे ऑप्शन नंबर सी है, मानक दीप बल्बों के स्थान पर सीएफएल बल्ब का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसमें सीएफएल बल्ब तो आप जानते हैं कम ऊष्मा या ऊर्जा को ग्रहण करता है और ज्यादा मात्रा में हमें प्रकाश देता है। तो प्रकाश से रिलेटेड है और ये हमारे लिए लाभदायक है, ना कि हानिकारक है। तो ऑप्शन नंबर सी का इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं। अगला है, सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो सार्वजनिक परिवहन और कारपूल का भी इस क्वेश्चन से कोई विशेष मतलब नहीं है। कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण करना है तो हमें एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। ऑप्शन है मेढक, मृदा, पुष्प और कीट। तो देखिए, पहले हम समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र उसे कहते हैं जहाँ पेड़ पौधों, जीव जंतुओं या फिर हमारी प्राकृतिक से जो मेल जोल होता है, मिलने जुलने से जो घटना उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र में ताप, वायु, मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे या समस्त जीव जंतु शामिल होते हैं। इन सब की मिली जुली संरचना को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो इसमें देखिए, जो जैविक घटक होता ये यहाँ पे लिखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। एक जैविक घटक होता है, दूसरा अजैविक घटक होता है। तो जो अजैविक घटक होता है उसमें निर्जीव चीजें आती हैं, जैसे कि तापमान हो गया, वायु हो गया, मिट्टी, ये सब अजैविक घटक में आती हैं। बाकी ऐसी चीजें जिसमें वृद्धि होती है या श्वसन क्रिया होती है उसे हम जैविक घटक बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा जैविक घटक नहीं है, अर्थात अजैविक घटक कौन सा है। तो मेढक इसमें जीव है, तो इसका मतलब ये है कि ये जैविक घटक है। पुष्प, पुष्प में भी विकास होता है, यानी कि ये भी एक जैविक घटक है। कीट में भी विकास होता है, यानी कि कीट भी एक जैविक घटक है। तो बचा क्या, मृदा। मृदा जो है ये हमारी अजैविक घटक के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है साख नियंत्रण, दूसरा है प्राथमिक घाटा, तीसरा है राजकोषीय घाटा और चौथा है राजस्व घाटा। तो इसमें से जो प्राथमिक घाटा है, राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा है, ये जो है ये आरबीआई से संबंधित है। आरबीआई, ठीक है ना, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है। तो ये तो आरबीआई से संबंधित है। जो हमारे बजट से सॉरी सॉरी उल्टा हो गया,
ये जो शाख नियंत्रण है ये आरबीआई से संबंधित है। बाकी जो वित्तीय बजट में शामिल तथ्य हैं वो प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा दोनों तीनों के तीनों है। तो इस आधार पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये 2022 यानी कि अभी जल्दी की बात पूछ रहा है। बात की जाए संविधान लागू होने के समय भाषाओं की कितनी संख्या थी, तो संविधान लागू होने के समय संविधान में भाषाओं की संख्या जो थी वो 14 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए ये जो है हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारतीय सरकार द्वारा ग्रामीण एवं संरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है छठी पंचवर्षीय योजना, 2 है 8वीं पंचवर्षीय योजना, सी है 9वीं पंचवर्षीय योजना और डी है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो भारत निर्माण की जो विधि है इसका प्रयोग हमने 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया है। अब बात की जाए पंचवर्षीय योजना क्या है, तो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए लाई गई एक योजना होती है जिसमें देश के किसी विशेष क्षेत्र को लक्ष्य बनाया जाता है और उस क्षेत्र के लिए आने वाले 5 वर्षों में कार्य किया जाता है उसकी वृद्धि के लिए। तो ये प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है ये लागू होती है, इसी वजह से इसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1951 में शुरू की गई थी। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है 10वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः किस राज्य में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, तेलंगाना, नागालैंड और पश्चिम बंगाल। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो मैंग्रोव वन डेल्टाई क्षेत्रों में ज्यादातर पाए जाते हैं और पश्चिम बंगाल इसके लिए पहला स्थान रखता है। अब बात की जाए प्राथमिक से 3 स्थानों की, तो सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल ही है, दूसरा गुजरात है, दूसरा कौन सा है? गुजरात है, ठीक, और तीसरा जो है वो है आपका तीसरा जो है वो हो जाएगा अंडमान निकोबार हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो सही जाएगा डी नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है? मतलब निम्नलिखित ऑप्शनों में से किसके बराबर होता है 1 हॉर्स पावर? तो पहला ऑप्शन है 74.6 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 746 किलोवाट, तीसरा ऑप्शन है 746 जूल और चौथा ऑप्शन है 746 वाट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत ने इनमें से किस राज्य के साथ राजनीतिक संबंधों की तीसरी वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका करेंटली क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है? ऑप्शन ए है रात के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा, रात के समय में श्वसन के द्वारा और दिन के समय में श्वसन के द्वारा। तो देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जब पत्तियां सूर्य से प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करती हैं और क्लोरोफिल की मदद से जब ये मैग्नीशियम वर्णक की उपस्थिति के कारण जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, तो उसी समय ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। बाकी रात के समय आप जानते हैं कि विपरीत क्रिया होती है, पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये श्वसन के दौरान ये क्रिया नहीं होती है, ये जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये क्रिया होती है। तो इस आधार पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो गाइस आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। छोटा सा पार्ट इसलिए लेके आए ताकि आपको उबन ना हो और जो है थोड़े से समय में आप जो है अच्छी चीजों को प्राप्त कर सकें। इसमें से जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, एनटीपीसी की दृष्टि से भी और ग्रुप डी के दृष्टि से भी। तो इसको जो है आप लोग पढ़ के जाइएगा, पेपर में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, धन्यवाद।